आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए हम अर्थ ओवरशूट डे को समझते हैं। अगर पॉपुलेशन का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रीजन के बायोकैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है तो वो रीजन इकोलॉजिकल डेफिसिट में होता है। अगर किसी रीजन का बायोकैपेसिटी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से ज़्यादा हो जाता है तो वह रीजन इकोलॉजिकल रिजर्व में होता है। ये दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो इससे अर्थ ओवरशूट डे को समझना आसान हो जाएगा। तो व्हाट इज ईओडी? अर्थ ओवरशूट डे क्या है? व्हेन इंटायर प्लेनेट इज रनिंग एन इकोलॉजिकल डेफिसिट वी कॉल इट ओवरशूट। मतलब जब पूरा प्लेनेट इकोलॉजिकल डेफिसिट में हो तो हम इसको ओवरशूट कहते हैं। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो इकोलॉजिकल डेफिसिट ही ओवरशूट है। मतलब दोनों सेम है क्योंकि नेट इंपोर्ट ऑफ रिसोर्स टू प्लैनेट इज जीरो। मतलब अर्थ पे तो जो रिसोर्स है वो खुद अर्थ का, ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे प्लेनेट से अर्थ पे आया। जैसे आप फॉसिल फ्यूल्स ले लीजिए तो फॉसिल फ्यूल्स का एक लिमिटेड भंडार है अर्थ के पास। तो इसीलिए इकोलॉजिकल डेफिसिट और ओवरशूट सेम है। तो ओवरशूट कब होता है? जब ह्यूमैनिटी का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अर्थ के बायोकैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है तब ओवरशूट होता है। देखिए, अर्थ ओवरशूट डे मार्क्स द डेट when humanity's demand for ecological resources and services in a given year exceeds what earth can regenerate in that year। मतलब जब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अर्थ के बायोकैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है तब उस डेट को, उस ईयर का अर्थ ओवरशूट डे कहते हैं। और ये डेटा कहाँ से आता है? ओवरशूट डे को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक्चुअली देखेंगे हर कंट्रीज में ऑफिसेस होते हैं जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एनर्जी कंजप्शन से। और इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे यूनाइटेड नेशंस हुआ, इन सबको ये डेटा भेजा जाता है। और इंटरनेशनल एजेंसी जैसे यूनाइटेड नेशंस है, ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है ये इन डेटा को लेती है और ओवरशूट डे को ये संस्थान कैलकुलेट करती है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? वर्ल्ड के बायोकैपेसिटी को वर्ल्ड के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से डिवाइड किया जाता है और 365 डेज से मल्टीप्लाई किया जाता है। मैथीस जो कि को क्रिएटर हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के, ये प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के। और ये जो नया कोरोना वायरस पेंडेमिक है, इसके लॉकडाउन की वजह से ये ह्यूमैनिटी का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि ट्रू सस्टेनेबिलिटी दैट अलाउज ऑल टू थ्राइव ऑन अर्थ कैन ओनली बी अचीव्ड बाय डिजाइन, नॉट डिजास्टर्स। ऐसा नहीं है कि हमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करने के लिए कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक का इंतजार करना पड़े। इससे अच्छा है कि बेटर डिजाइन बनाया जाए, ना कि वेट किया जाए ऐसे डिजास्टर के लिए। अर्थ का ओवरशूट डे जो है 2020, वो कब हुआ? वो अगस्त 22 को हुआ, जो कि 3 वीक्स बाद में 2019 के कंपैरिजन में हुआ है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन वर्ल्ड वाइड हुआ है। तो अगर 22 अगस्त को ही अर्थ ओवरशूट डे हो गया, मतलब इसके बाद हम लोग इकोलॉजिकल डेफिसिट में हैं और हम लोग अपने लोकल स्टॉक्स हैं उसको यूज कर रहे हैं। मतलब हम फ्यूचर में जो रिसोर्सेज यूज होता उसको यूज कर रहे हैं। एक तरह से ईओडी ओवर एक्सप्लॉयटेशन को डिनोट करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वी मस्ट बिगिन टू मेक इकोलॉजिकल लिमिट्स सेंट्रल टू आवर डिसीजन मेकिंग। और जो ह्यूमन विजडम है उसको यूज कर हमें नए नए रहने के तरीके खोजने चाहिए जिससे कि हम
अर्थ के इकोलॉजिकल लिमिट के अंदर रह सकें, जैसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि रिसोर्स बाउंड या कहिए रिसोर्स कंस्ट्रेंड वर्ल्ड में अच्छे से ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर सके। देखिए 1961 में 73 to 74% ऑफ बायोकैपेसिटी हम यूज कर रहे थे। 1985 में 114, 2012 में 156 और 2017 में 170%। और हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो 2017 में 170% था वो 2020 में 160% रह गया। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ही अच्छा करने लगे तब ये 10% की कमी हुई है। एक्चुअली एक कोरोना वायरस के वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से ये हुआ है। तो देखिए अर्थ का ओवरशूट डे अगर हम 1970 से 2020 तक देखें तो कैसे बदला है उसको हम देख सकते हैं। 73 में देखिए 1 दिसंबर को ओवरशूट डे आया। उसके बाद समय के साथ देखिए ये डेट जो है दिसंबर से अब अगस्त तक पहुंच गया है। तो हमारा जो डेफिसिट है देखिए कितना बढ़ गया है। इकोलॉजिकल डेफिसिट लगभग 5 मंथ्स हम डेफिसिट में है। 1970 से देखिए ओवरशूट डे पहले ही पड़ता जा रहा है, मतलब दिसंबर के जगह अब देखिए अगस्त में आ रहा है। और कोरोना की वजह से 22 में थोड़ा सा ऊपर हो गया, 22 अगस्त हो गया। तो ये देखिए कोरोना ने कम से कम 15 साल का लेवल मेंटेन कर दिया है। तो नेचर एक तरह से रीसेट मोड में है इट सीम्स। रिच पीपुल एंड रिच कंट्रीज ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का इन कंपेरिजन टू पुअर पीपुल एंड पुअर कंट्रीज। इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। हाउ मेनी कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स रीजन। किसी कंट्री के जो लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर वो वही लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करें तो उसके लिए कितने कंट्री की ज़रूरत पड़ेगी। 7.7 जापान फॉर जापानीज टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज एंड टू एब्जॉर्ब द वेस्ट। उसी तरह से देखिए 4.7 इटली, 4.6 स्विट्जरलैंड, 4 यूके, 3.8 चाइना, 3 जर्मनी, 2.7 इंडिया, 2.2 यूएसए। तो इससे समझ में आता है कि एज ए ह्यूमैनिटी हम लोग कितना ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और ये डेटा देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यूएस या जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके सिटीजन का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू पुअर कंट्रीज। तो मान लीजिए कि अगर पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड अगर यूएसए जैसा हो तो कितने अर्थ की ज़रूरत है। तब हमें 5 अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इंडिया की पॉपुलेशन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वैसा ही लिविंग स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का हो जाए तो 0.7 वर्ल्ड इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज एंड एब्जॉर्ब द वेस्ट। एट प्रेजेंट हम फ्यूचर जनरेशन के हिस्से के रिसोर्सेज को भी यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।